हिम विद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड हम लोगों ने 64 पार्ट्स में वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिसमें है एक उत्तराखंड एक परिचय, कुमाऊं में चंद्र राजवंश, गढ़वाल का परमार वंश और गोरखा शासन। तो ये 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम कवर कर चुके हैं। तो आप लोग इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। ये आप लोग को मिलेगा, आप लोगों को हिम विद्या पाठशाला में विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पर कोई प्लेलिस्ट मिलेगी उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, तो वहाँ से आप लोग ये सारे टॉपिक कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हमारा चल रहा है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग ब्रिटिश जब उत्तराखंड में आए 1815 में, तो उस समय उन लोगों ने क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर को की, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तराखंड की जो न्याय व्यवस्था है वो पारंपरिक तरीके से यहाँ पर को चलाई गई थी। उत्तराखंड की पारंपरिक न्याय व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ी थी। तो एक बार मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देती हूँ कि उत्तराखंड की पारंपरिक न्याय व्यवस्था किसको कहते हैं। एक डेफिनेशन है जिसे आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। यानी कि पारंपरिक न्याय व्यवस्था से क्या तात्पर्य है कि वह स्वदेशी और प्राचीन व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी समाज, समुदाय या जाति विशेष की रीति रिवाजों, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक मूल्यों के आधार पर विवादों का समाधान किया जाता था। यह आधुनिक और औपचारिक अदालती प्रणाली से बिल्कुल अलग होती थी, ठीक है, और आमतौर पर स्थानीय स्तर पर संचालित होती थी। इसके अंतर्गत निर्णय लेने वाला एक न्यायाधीश नहीं होता था, बल्कि वरिष्ठ नागरिक होते थे, बुजुर्ग होते थे, मुखिया और पंचायतों का निर्माण किया गया था निर्णय देने के लिए, ठीक है। तो सामूहिक तौर पे इसमें निर्णय लिए जाते थे, ठीक है। तो इसको पारंपरिक न्याय व्यवस्था कहते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसी टॉपिक के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने कुछ नागरिक प्रशासन पढ़े थे और अध्याय आपराधिक न्याय हम लोगों ने इसके अंदर कवर किया था। तो आप लोग कल की वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप इस पार्ट को समझ पाएंगे। आज हमारा अध्याय 1 नागरिक न्याय है, हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा शुरू होगा, तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और अपने जितने भी इसमें नोट्स आएंगे आप उसको नोट कर लीजिएगा। निम्न अध्याय 1 नागरिक न्याय। हम्म, निम्नानुसार दिए गए कानून और ऐसे अन्य कानून जिन्हें स्थानीय सरकार बाद में घोषित करे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस हाईकोर्ट ही कुमाऊं व गढ़वाल जिलों का हाईकोर्ट होगा। अन्य शब्दों में जैसे कि यहाँ आपको लिखा गया है, जैसे भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1865 10th और भारतीय तलाक अधिनियम 1869 का 4th, ठीक है। अन्य कानूनों के लिए आयुक्त कुमाऊं उच्च न्यायालय के रूप में के रूप में और वरिष्ठ सहायक आयुक्त जिला न्यायालय के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है कि मतलब गैर विनियमित जो क्षेत्र होंगे उसमें क्या होगा, अन्य कानूनों के लिए, यानी कि आयुक्त जो कुमाऊं कमिश्नर होगा वो उच्च न्यायालय के समान उसको शक्तियाँ प्राप्त होंगी, और वरिष्ठ सहायक आयुक्त को जो होगा जिला न्यायालय के बराबर शक्तियाँ प्राप्त होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ सहायक आयुक्त और सहायक आयुक्तों के आधार को अधिकार होगा कि वे मूल वादों को बिना किसी धनराशि की सीमा के सुन सकते हैं। मतलब वो बिना किसी धनराशि की भी उनको क्या कर सकते हैं, उनकी जो भी परेशानी है, जो भी शिकायत होगी उसको सुन सकते हैं। एक बार वरिष्ठ सहायक आयुक्त को हम जान लेते हैं कि वरिष्ठ सहायक अधिकारी से क्या तात्पर्य है। जैसे ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक ढांचे में वरिष्ठ सहायक आयुक्त विशेष रूप से गैर विनियमित प्रांतों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी प्रशासनिक व न्यायिक पद था ये, ठीक है। ब्रिटिश काल में जिन क्षेत्रों में जैसे कुमाऊं हो गया, गढ़वाल हो गया, असम हो गया, तो इन क्षेत्रों में जिनको गैर विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया था को सामान्य कानूनों और अधिनियमों से बाहर रखा गया था। यानी कि जो भी उस टाइम पे जो कानून व्यवस्था बनाई गई थी भारत में, तो वो बहुत जटिल तरीके की थी। और जो ये क्षेत्र थे, गैर विनियमित क्षेत्र थे, वो क्या थे, दुर्गम क्षेत्र थे। भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखकर इनको गैर विनियमित विनियमित क्षेत्र में रखा गया था। तो इसीलिए वहाँ मतलब इन क्षेत्रों में वहाँ जिलों के प्रशासनिक प्रमुख को वरिष्ठ सहायक आयुक्त कहा जाता था, ठीक है। और यह पद ब्रिटिश काल में डिप्टी कमिश्नर और कलेक्टर के समकक्ष था, ठीक है। एक वरिष्ठ सहायक आयुक्त को एक कलेक्टर के समान ही व्यापक वित्तीय, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त थे और कमिश्नर के अधीन कार्य करते थे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कनिष्ठ सहायक आयुक्त को 1000 रुपये से अनाधिक मूल्य के बाद सुनने का अधिकार था, और अतिरिक्त सहायक आयुक्त और सदर अमीन को 500 रुपये तक मूल्य के बाद
सुनने का अधिकार था। और तहसीलदार जब सरकार द्वारा दीवानी न्यायिक कार्यों का निस्तारण के लिए अधिकृत हो तो 300 रुपये तक के मूल वादों को सुन सकते थे। ठीक है, तो ये सबको बांटे गए थे। जैसे वरिष्ठ सहायक जो आयुक्त थे वो 1,000 रुपये मतलब बिना किसी धनराशि के सुन सकते थे। और जो वरिष्ठ सहायक जो आयुक्त थे वो बिना किसी धनराशि के भी मतलब शिकायतें सुन सकते थे। और कनिष्ठ सहायक आयुक्त को 1,000 रुपये देना पड़ता था। और जो सहायक आयुक्त थे उनको सहायक आयुक्त और सदर अमीन को 500 रुपये और तहसीलदार को 300 रुपये। ठीक है, सरकार उक्त ई से संबंधित को उचित सत्ता प्रदान कर सकती थी। प्राथमिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों आदेशों की अपील के लिए निम्नानुसार अनावृत किया गया था। जैसे अनुच्छेद 1 में इसमें दिया गया है कि वरिष्ठ सहायक आयुक्त तथा कनिष्ठ सहायक आयुक्त जो कि वरिष्ठ सहायक आयुक्त की शक्तियों का मूल वाद में उपयोग कर रहे हों के निर्णय के विरुद्ध आयुक्त के पास अपील कर सकते थे तथा निर्णय अंतिम होगा। साथ ही यह भी कि जहां कहीं प्राथमिक न्यायालयों के निर्णय और उनके विरुद्ध की गई अपीलों के निर्णय विभिन्न हो सकते हैं, यह सरकार के लिए एक विकल्प होगा कि वाद को प्रस्तुत करने अथवा उच्च न्यायालय को समस्त प्रक्रिया की को अपनी रिपोर्ट और राय सहित प्रस्तुत करना होगा और तब ऐसा आदेश पारित किया जाएगा जिसके लिए पूर्ण तैयारी कर ली गई हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जैसे पहले 3 सीढ़ियों में इसको बांटा गया था। पहले जो वाद होगा वो वरिष्ठ सहायक आयुक्त के पास जाएगा, फिर आयुक्त के पास जाएगा, फिर उच्च न्यायालय के पास जाएगा। ठीक है, अगर आप उनके फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो लास्ट में किसकी बात मानी जाएगी? उच्च न्यायालय की बात को बिल्कुल पक्का कर दिया जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप मान लिया जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय वाला। और अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है कि वरिष्ठ सहायक आयुक्त जो नियमित अपीलों को सुनता है के निर्णय के विरुद्ध एक विशेष अपील आयुक्त के समक्ष अच्छे और पर्याप्त कारणों के आधार पर दायर की जाएगी। यानी कि वरिष्ठ सहायक आयुक्त किसी मामले में फैसला सुनाते हैं तो उस फैसले के खिलाफ आयुक्त के पास विशेष अपील की जा सकती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। और इसमें शर्त क्या रखी गई थी कि यह अपील क्या होगी? तभी की जा सकती है। इसमें लिखा है ना कि शर्तों के अनुसार तहसीलदार यहाँ पे कोई कि एक विशेष अपील आयुक्त के समक्ष अच्छे पर्याप्त कारणों के आधार पर दायर की जा सकती है। तो यही शर्त थी कि क्या होना चाहिए? आपके पास अदालत में पेश करने के लिए ठोस और पर्याप्त कारण होने चाहिए। साधारण और कमजोर कारणों से यह स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि सहायक आयुक्त द्वारा अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है कि सहायक आयुक्त द्वारा नियमित अपीलों पर दिए गए आदेशों के लिए उक्त अनुच्छेदों के अनुसार आयुक्त की विशेष सुसंस्तुतियों के आधार पर सरकार के द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसार तहसीलदार के द्वारा मूल वादों पर दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई की जा सकती है। ठीक है, यानी कि यह अनुच्छेद यह बताता है कि सबसे निचले स्तर पर तहसील द्वारा शुरुआती मुकदमों पर जो फैसले दिए जाते हैं उनके खिलाफ अपील की सुनवाई कैसे होती है। ठीक है, जैसे कि सहायक आयुक्त द्वारा नियमित अपीलों पर दिए गए आदेश आयुक्त की विशेष सिफारिशें और सरकार द्वारा तय की गई शक्तियों के दायरे में रहकर काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात इसके अंतर्गत लिखी गई है। नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 4 को हम देख लेते हैं कि कनिष्ठ सहायक आयुक्त जो वरिष्ठ सहायक आयुक्त की शक्तियों का उपयोग न कर रहा हो के निर्णयों के प्रति सहायक आयुक्त सदर अमीन तथा तहसीलदार के मूल वादों में अपील वरिष्ठ सहायक आयुक्त के पास होगी। जो और जब तक एक सहायक आयुक्त उपायुक्त अधिकारी के रूप में घोषित हो कि वह अपीलों को सुनने का अधिकार रखता हो, यह वरिष्ठ सहायक आयुक्त की शक्ति में निहित है कि उसमें सुनवाई करें और निर्णय दें जिसमें तहसीलदार के दिए गए निर्णय सम्मिलित हो। नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि कनिष्ठ सहायक आयुक्त सदर अमीन या फिर तहसीलदार किसी शुरुआती मुकदमे के फैसले देते हैं तो उनके खिलाफ अपील वरिष्ठ सहायक आयुक्त के पास जाएगी। ठीक है, कहाँ पर जाएगी? वरिष्ठ सहायक आयुक्त के पास जाएगी। यदि कोई सहायक आयुक्त या उपायुक्त के रूप में अधिकृत है तो वह अपील सुन सकता है। वरिष्ठ सहायक आयुक्त के पास यह अधिकार होता है कि वह मामलों की सुनवाई करके अंतिम निर्णय ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि मूल वादों में समस्त जिला अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध वरिष्ठ सहायक आयुक्त अपील स्वीकार अधिकार के न्यायालय में निर्णय के 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। ठीक है, यानी कि जो ये अपील जो दायर की जाएगी वो 30 दिनों के भीतर करनी पड़ेगी। ठीक है, वरिष्ठ सहायक आयुक्त तथा कनिष्ठ सहायक आयुक्त द्वारा मूल वादों में दिए गए निर्णयों के विरुद्ध तथा इन अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध 60 दिनों के भीतर अपील दायर की जाएगी। ठीक है, यानी कि मूल वादों में जो जिला अदालतों में जो निर्णय है वरिष्ठ सहायक आयुक्त के वहाँ पर तो 30 दिनों के भीतर करनी पड़ेगी। फिर
इनके जो फैसले होंगे उनके विरुद्ध अगर आपको दोबारा दायर करना है तो उसमें 60 दिनों के भीतर आप लोगों को अपील दायर करनी पड़ेगी। ठीक है। यदि दिया गया समय अवरोधित हो गया हो अथवा अपीलेट न्यायालय बंद हो, तब एक अपील चाहे वह नियमित अथवा विशेष हो, जब भी न्यायालय पुनः खुले तो उसी दिन स्वीकार की जा सकती है। क्रमशः 30 या 60 दिन की अवधि सबको ज्ञात होनी चाहिए तथा उसका समुचित प्रचार किया जाना चाहिए। यानी कि 30 और 60 दिनों के अंदर ही अपील दायर करनी करनी चाहिए पहले तो। अगर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गया और लेकिन उसके पास अगर आपको देर हो गई है अपील दायर करने में, तो उसके पास आप लोगों के पास ठोस प्रमाण होने चाहिए कि आखिर रीज़न ठोस होना चाहिए कि आखिर किस वजह से देर हो गई। अगर वो सहमत हुए उस बात से तो फिर आपकी अपील स्वीकार की जाएगी, नहीं तो आपको 30 और 60 दिनों के भीतर ही करनी पड़ेगी। किसी बात के की अपील के लिए यदि समय समाप्त हो गया हो तो देरी के लिए उचित पर्याप्त कारणों के आधार पर अपील स्वीकार की जा सकती है। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। अपील वाद विस्तृत रूप से सभी बिंदुओं सहित आपत्ति के आधारों सहित जिस निर्णय के विरुद्ध अपील की जा रही हो तथा इन आपत्तियों को अविरल रूप से संख्याकित किया गया हो, अपीलकर्ता न्यायालय की आज्ञा के बिना अपील नहीं कर सकता, लेकिन न्यायालय अपील को निस्तारित करने में पूर्व ग्रस्त नहीं होगा। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि जब किसी फैसले के खिलाफ अपील की जाती है तो क्या होती है, पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसमें सभी मुख्य बिंदुओं आपत्तियों को के ठोस कारण और उसके फैसलों का जो विवरण होना चाहिए जिसके खिलाफ अपील की है। तो सभी आपत्तियों को क्रम संख्या के हिसाब से सिलसिलेवार सही से लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अपीलकर्ता बिना न्यायालय की आज्ञा की अपील नहीं कर सकता। ठीक है, हालांकि जब न्यायालय इस अपील की सुनवाई या निस्तारण करता है और जब इसकी अपील स्वीकार कर ली जाती है और फिर इसमें जब निर्णय वगैरह सुनाना होता है तो पूरी तरह से निष्पक्ष रहता है। ठीक है, किसी भी तरह का मानसिक दबाव या पहले से ही कोई मानसिक धारणा नहीं बनाई होती है कि इस तरफ जाना है, पक्षपात नहीं होता, यानी कि दोनों ही तरफ की बातें बराबर तरीके से सुनी जाती हैं, दोनों ही तरीके के तथ्यों को सुना जाता है बराबर। ठीक है, एक अपील चाहे अपीलकर्ता के रूप में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के द्वारा प्रस्तुति की जा सकती है और अपील स्वीकारकर्ता न्यायालय तुरंत प्रतिवादी को नोटिस देगी अथवा बुलावा आदेश प्रेरित प्रेषित करेगी। यानी कि अपील को या तो अपीलकर्ता खुद व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश करेगा या फिर किसी मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि के जरिए दाखिल करवाएगा। ठीक है, और जैसे ही अदालत अपील स्वीकार करती है तो तुरंत तो फिर दूसरे पक्ष को उसकी सूचना देने के लिए उसको नोटिस या समन उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, ये बात इसके अंदर लिखी गई है। और किसी त्रुटि, गलती या अनियमितता के आधार पर कोई आदेश या निर्णय उल्टा नहीं जाएगा तथा किसी भी पक्ष को असंतुष्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी गलती, अगर वो कुछ भी चीज़ अगर वो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ गलत है या फिर कुछ मतलब ठीक नहीं है, तो उसमें वो कोई भी मतलब जल्दबाजी नहीं होती। कुल मिला के कहने का मतलब है कि किसी भी निर्णय को देने के लिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होती। दोनों पक्षों को अ, मतलब सही से सुनते हैं, उनकी दोनों पक्षों की बातें वहाँ पे रखी जाती हैं, दोनों पक्षों के तथ्य वहाँ पे रखे जाते हैं। ठीक है? यानी कि दोनों पक्षों को ऐसे असंतुष्ट नहीं किया जाता कि किसी एक पक्ष को असंतुष्ट कर दिया, तो दोनों की बराबर बात को सुना जाता है। या प्रभागीय आयुक्त और वरिष्ठ आयुक्त की शक्ति के अधीन होगा। ठीक है, इन नियमों के अधीन किसी भी समय किसी निर्णय के पारित होने के 90 दिनों के भीतर सुनवाई कर सकती है। यदि उक्त कथित आयुक्त या वरिष्ठ सहायक आयुक्त इनमें इनमें पर्याप्त आधार पाता है तो इसे संशोधित कर सकता है और उलट सकता है तथा इसके पक्ष में वह निर्णय सुनाया गया हो को नोटिस भेज सकता है। ठीक है, यानी कि प्रभावी आयुक्त यानी कि डिविजनल कमिश्नर हो गए और वरिष्ठ सहायक आयुक्त कौन हो गए आपके, सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर हो गए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि यह विशेष इनके पास विशेष अधिकारी होता है कि वे किसी भी फैसले के पारित होने के 90 दिनों के भीतर उसकी सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि इन अधिकारियों को जांच के दौरान लगता है कि फैसले में सुधार करने के लिए उसे पलटने के लिए पर्याप्त और ठोस आधार मौजूद हैं तो वे उस फैसले को बदल सकते हैं या संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत लिखी है। जैसे अपील के मामले में अतिरिक्त उपायुक्त उक्तानुसार वर्णित सभी मामले में सिविल प्रोसीजर कोड मामलों को निर्देशित करेगा। यानी कि अपील के जो मामले में यानी कि अपील के मामलों को छोड़कर ऊपर बताए गए जो बाकी सभी अन्य मामलों में अदालतें सिविल संहिता के नियमों और निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ नियम है, तो आप लोग इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा। फिर आता है हमारा अध्याय 3 आता है राजस्व न्यायालय अधिशासी। तो अध्याय 3, 5, 6 और 94 व 140 से 145 तक सेक्शंस
अध्याय 4 एक्ट 19 यानी कि 1873 में दिए गए प्राविधान कुमाऊं व गढ़वाल प्रभागों के लिए विस्तारित किए गए हैं। दिए गए उद्देश्यों के लिए वरिष्ठ सहायक आयुक्त जिले के कलेक्टर के रूप में माने जाएंगे। ठीक है, वरिष्ठ सहायक आयुक्त जिले के कलेक्टर के रूप में माने जाएंगे, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। और दी गई शक्तियों का उपयोग अधीनस्थ अधिकारी करेंगे, जिनमें सहायक आयुक्त और कनिष्ठ सहायक आयुक्त, उनमें से सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी तथा अतिरिक्त सहायक आयुक्त एवं सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी भी उक्त अधिकारों का उपयोग करेंगे, यद्यपि यह स्थानीय सरकार के निर्देशों के अनुसार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं व गढ़वाल के संपूर्ण विभाजन का रिवाज नहीं है, तथापि आंशिक विभाजन के लिए निम्न प्रक्रिया दृष्टव्य है। ठीक है, क्या लिखा है? आंशिक विभाजन के बारे में बात की गई है कि आंशिक विभाजन यानी कि जो भूमि के विभाजन की बात की जा रही है, यानी कि आंशिक विभाजन के लिए प्रार्थना पत्र पर यदि यह आपत्ति के हेतु अनावृत नहीं किया गया है, पीठासीन अधिकारी जिसकी न्यायालय में वाद दायर किया गया है एक नोटिस जारी करेगा। ठीक है, पीठासीन अधिकारी करेगा उस ग्राम के लिए जिसमें भूमि स्थित है। सभी पक्ष जो कि विभाजन के लिए रुचि रखते हैं न्यायालय में बुलाए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन सी भूमि विभाजित की जानी है उनके द्वारा। ठीक है, तथा कितने व्यक्ति इसके अंशधारक हैं, यानी कि कितने व्यक्ति इस भूमि में जिनका हिस्सा होगा, तथा प्रत्येक किस अनुपात में अंशधारक है। ठीक है, सारा बराबर बराबर किसको कितनी कितनी मिलनी चाहिए, कितनी कितनी है। यह तय हो जाने के बाद 2 माह तक कोई अगली कार्रवाई नहीं की जाती है, तथा अंशधारकों के नाम व उनके अंश उल्लेखित करते हुए नोटिस जारी किया जाएगा व जिस ग्राम में भूमि स्थित है के संबंध में राजकीय दस्तावेज जारी किया जाता है, ताकि यदि कोई आपत्ति किसी को हो तो वह उन्हें हिस्सेदारी निर्णय के समक्ष पेश कर सके। यदि अनापत्ति पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है तो स्थानीय रिवाजानुसार हिस्सेदारी को अंतिम रूप दिया जाता है। ठीक है, किसी भी भूमि का आंशिक विभाजन करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो दी गई है इसके अंतर्गत। ठीक है, अगर वो सहमत है ठीक है तो उसको अंतिम रूप दे दिया जाता है स्थानीय जो भी वहाँ पर को स्थानीय जो भी रिवाज है उसके अनुसार। ठीक है, और नहीं होता तो फिर इसमें आगे की कार्यवाही की जाती है। ठीक है, आंशिक भूमि की आंशिक विभाजन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आज तक का टॉपिक यहाँ पर तक था। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी फिर वो न्यायिक जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है न्यायिक समरी संक्षिप्तवाद पे आएगी। इसमें कुछ नियम दिए गए हैं हमारे, तो इन नियमों को हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर तक के लिए था, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप लोग जरूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।